नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आपसे पहले इस वर्ष यानी 26-27 के वित्तीय वर्ष का बजट पेश हुआ है। 53.6 लाख करोड़ का बजट इस बार पेश हुआ। तमाम तरह की नई घोषणाएं भी इस बजट में की गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53.6 लाख करोड़ के बजट को पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कस्टम ड्यूटी कई मामलों में कम की गई है। एक दीर्घकालिक सोच के साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कई मामलों में इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाई गई है और कई ऐसी दुर्लभ दवाओं पर जो टैक्स लगते थे वो घटाए गए हैं। साथ ही साथ कृषि में भी अब एक नए तरह का नवाचार देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं उन चीजों के बारे में जो चीजें सस्ती करने की घोषणा आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी है। चाहे जो दुर्लभ बीमारियां हैं इनसे जुड़े इलाज की दवाइयां हैं उन्हें सस्ता किया जा रहा है। कैंसर की दवाई सस्ता करने का पहले ही अनाउंसमेंट केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया था। जब जीएसटी स्लैब को लेकर अनाउंसमेंट हो रही थी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी क्योंकि कैंसर का इलाज वैसे ही बहुत महंगा होता है। और जो जैसा कि अनुमान में लगाया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि अभी हाल ही में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ था, हर साल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जीएसटी को लेकर कुछ लोग लगा रहे थे अनुमान, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया है। और चलिए सुनते हैं। 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक विकसित भारत बने, उसकी नींव रखने वाला ये बजट, जैसा अनुमान था, युवा, महिला, मजदूर, किसान, गरीब, हर वर्ग के कल्याण वाला ये बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ उद्योग के नए अवसर सृजित करके रोजगार के नए आयाम स्थापित करने वाला ये बजट, युवाओं को खेलों में आकर्षित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा, तो उसके साथ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में इनकम टैक्स को लेकर अलग तरह की रियायतें देने वाला ये बजट, शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर खेत और खलियान तक खुशहाली लाने वाला ये बजट, आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े, एआई सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े, पशुपालन से संबंधित आय किसानों को मिल सके उसको ध्यान में रखने वाला ये बजट, बाय लाज हम ये कह सकते हैं कि संपूर्णता का बजट, आर्थिक अनुशासन का ये बजट और देश को नए विकास के आयाम स्थापित करने वाला ये बजट। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो पूरा बजट प्रस्तुत किया है वो बजट गांव का है, गरीब का है, किसान का है, बहनों का है, छात्रों का है और खिलाड़ियों का है, लोक कल्याण का बजट है। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत स्कीम एआई के माध्यम से कैसे जनरेट होगा, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कैसे होगा, उस दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें उद्योग जगत को भी क्या क्या राहत दी जाए और कैसे कैसे विस्तार उसका किया जा सकता है और भारत में नए रोजगार के क्या नए आयाम हो सकते हैं और जलवायु मार्ग कैसे तैयार और सुगम हो सकते हैं, उन सारी दृष्टि इसमें दिखाई गई। हाई स्पीड की ट्रेनों की भी चर्चा इसमें की गई है। कुल मिलाकर ये संपूर्ण विकसित भारत का बजट है। तो चलिए, कुछ देर पहले बजट जो है पेश हो चुका है और कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण चल रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। डॉक्टर वाणी आलूवालिया बीजेपी से हमारे साथ, भास्कर मिश्रा कांग्रेस से, डीसी शुक्ला अर्थशास्त्री हैं जुड़ रहे हैं, जयंत गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, आशीष पांडे अध्यक्ष हैं टू व्हीलर एसोसिएशन के, योगेश मेहता उद्योगपति, चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जाहिर तौर पर ये बजट जो हम देख रहे थे और कह सकते हैं कि समय बड़ा 1.5 घंटे का बजट भाषण था और हम एनालाइज भी करने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा पहले कौन से वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितनी चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है और इस बार किन चीज़ों को लेकर जो है बात हो रही है। तो डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को लेकर मैं पर्सनली कहूँगा कि मैं आज के बजट भाषण से थोड़ा खुश हूँ और उसकी वजह यह है कि देखिए मूल मुद्दों की बात हुई है। वो इससे पहले जब हम डिबेट कर रहे थे तो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बात की जाती है विकास की तरकारी की और फिर अचार पकड़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार मुद्दे की बात हुई तो वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि बात हुई रिफॉर्म्स को लेकर। और एक और बात जो मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं, जैसी भाषण आता है उनको भी, नेताओं की भी गलती नहीं है, वो भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि बजट में क्या है, बजट में नहीं है, तो बोल देते हैं कि सभी को साधने वाला बजट है। तो आई टोटली डिसएग्री विद दैट, क्योंकि जब बजट अच्छा होता है वो सभी को साधने वाला नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा है इसका मतलब आपका पिछला बजट अच्छा नहीं था। तो इस बार मैं ये कहूंगा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को लेकर
और जैसे कि हाई स्पीड कॉरिडोर्स को लेकर जिस तरह की घोषणा हुई, हॉस्पिटैलिटी को लेकर, हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट को लेकर जो बात हुई है, वो कह सकते हैं कि बहुत एक कह सकते हैं कि दीर्घकालिक सोच, और खास तौर से जिस तरह से एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को आगे बढ़ाने को लेकर आज जो घोषणाएं हुई, कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है कि जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर मार्केट डाइवर्सिफाई हो रहा है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको मद्देनजर लेकर चल रही है और इसी को कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश है। इससे पहले आगे बढ़ूं, वाणी जी और ओपनिंग स्टेटमेंट। सबको प्रणाम करते हुए मैं देश की, प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देती हूं। आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में जैसे हम कदम बढ़ा रहे हैं, भारत एक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचानी जा रही है और आर्थिक जो हमारा विकास हो रहा है उसके पैमाने को पहचानते हुए मुझे लगता है जनता की उम्मीदें गौरतलब करें कि ये ग्रामीण क्षेत्र को भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सबका साथ सबका विकास ये चरितार्थ करने वाला ये बजट है। और मैं निर्मला सीतारमन जी को बधाई भी दूंगी और उनका साधुवाद भी करूंगी, क्योंकि 9वीं बार निरंतर उन्होंने अपनी क्षमता को दर्शाया है और भारत का बजट पेश किया है। वाणी जी, तमाम तरह के एस्पेक्ट है गौर करने की। सबसे पहले इस बारे में जरूर बात होगी कि इस बार जो रिफॉर्म्स की जो बात हो रही थी, 3 कर्तव्यों का जिक्र किया गया, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बजट भाषण से पहले जिक्र किया था, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। तो रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों में हमने देखा किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला, रोड निर्माण हो, रेलवे निर्माण हो, एयरपोर्ट्स हो जिनकी काफ़ी चर्चा हुई, और इसको लेकर ज्योतिराज सिंधिया जो पूर्ण नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने भी भाषण दिया। अभी जो नए मंत्री बने हैं वो भी काफ़ी कुछ इस पर कर रहे हैं। तो हमें दिखता है कि लॉजिस्टिकल अप्रोच के साथ मौजूदा सरकार आगे बढ़ी है और इस बजट में भी, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 12.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। तो मेरा वही सवाल है कि क्या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रहा है, क्या उसे मैचअप करवा रहा है प्राइवेट इंडस्ट्री? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एक तरफ से सरकार तो पूरा जोर लगा रही है, चाहे आप एक्सप्रेसवेज की बात करें, चाहे आप एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप रेलवेज की बात करें। अब आप देखिए प्रायोरिटी बेसिस पे मालगाड़ियों को भी प्रायोरिटी दी जा रही है और पटरियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो हम सारी चीजें देख रहे हैं, लॉजिस्टिकल अप्रोच के साथ इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वही हम ये भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट्स बने, उनका उदाहरण भी बहुत अच्छे से हुआ, बट देन दे गॉट क्लोज्ड। अभी अपने मध्य प्रदेश में रीवा में भी बना था वो एयरपोर्ट, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, लेकिन वो उतना भी, हालांकि थोड़ी जल्दबाजी भी कह सकते हैं कि अभी एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो चली है कि अब अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इतनी सहूलियत पहुंचाने के बाद भी अगर साथ नहीं दिया तो ये एक और बड़ी वित्तीय बोझ बन जाएगा हमारे ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए, आपने 3 बिंदु कहे रिफॉर्म, परफॉर्म के संबंधित। तो जो टैक्स इनिशिएटिव्स का रिफॉर्म हुआ है, उसका जो क्रियान्वयन हुआ है, हमारा जो टैक्स का जो ढांचा हुआ है, उसमें चाहे हम पर्सनल टैक्सेस देखें, चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स देखें, जो भी इनपुट टैक्सेस हैं, जिस भी प्रकार के हम एग्जामिन करें, तो वो पूरा ढांचे को इलेबोरेट करते हुए उसको बहुत उसकी सरलीकरण हुआ है। साथ में अब एक उदाहरण देती हूं आपको। आज जो भारत में मोबाइल फोन्स बेचे जा रहे हैं, 99% के लगभग भारत में ही बनाए हुए हैं, जबकि 2014 में ये 26% की मैन्युफैक्चरिंग थी जो इंडिया में उसको कंज्यूम करते थे। अब ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब, हाई टेक्नोलॉजी हब, तो ये तब हो सकता है जब स्किल डेवलपमेंट होती है। स्किल डेवलपमेंट हो रही है तो हम युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, हम अनेकों सेक्टर्स में इसका विस्तार कर रहे हैं, चाहे हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखें हम, चाहे आज की जो घोषणाएं हुई हैं उसमें इवन जो आर्टिफिशियल लिम्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं, ये तो मुझे लगता है मल्टीफोकल, मल्टीफैसेटेड अप्रोच है। और जैसे आप शंका दायर कर रहे हैं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, वेल, हम इनकरेज कर रहे हैं। हमने सिंगल विंडो ऑपरेशंस, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, सबकी सुविधा, चाहे ट्रांसपोर्ट हब्स की सुविधा है, ये सब हमने कनेक्टिविटी सुधारी है। तो ये एक भारत
प्रगति कर रहा है, भारत उस दिशा में अग्रसर हो रहा है जिसमें ये विश्व में पहचानी हुई एक अब मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कुछ नई बातें भी हुई हैं जिस पर निश्चित रूप से गौर करना होगा। जैसे कह सकते हैं स्पोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी अच्छी पहल इस बार कहा जा रहा है कि की जाएगी, इंडस्ट्रीज को रिसर्च रिफॉर्म्स किए जाएंगे। पहली बार मेरे ख्याल से इसको लेकर बड़ी गंभीरता से बात हो रही है। भास्कर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भास्कर जी किस तरह से देख रहे हैं, शुरुआती तौर पर क्या कहेंगे? देखिए कई ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनको लेकर बात नहीं हुई, खासतौर से जिस तरह से कोस्टल एरिया में फिशरीज को बढ़ावा देने की बात हो रही है, एसोसिएशंस को साथ लाके एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर्स बनाने की बात हो रही है। किस तरह से देखते हैं इसे कि क्या ये आगे जाकर, क्योंकि देखिए जैसा कि जिक्र किया जा रहा था बजट में कि सबसे बड़ा दुनिया में नारियल उत्पाद करने वाला देश भारत है और मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट में भी, मतलब हमारी मछली तो अर्जेंटीना से लेकर कितने देशों तक एक्सपोर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो सरकार सोच रही है इसको और आगे ले जाते हैं। ये जो सेक्टर्स हैं जिन पर शायद अब तक काम नहीं हुआ, हालांकि पिछले बजट में भी इस पर बात हुई थी, इस बार हुई है और एक कह सकते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड वे में इसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। किस तरह से देख रही है कांग्रेस इसे? नमस्कार आप सभी को। देखिए, बजट को अगर कहा जाए तो ऊंची दुकान और फीकी पकवान। एक तरीके से जो युवा, किसान, बेरोजगार, ये महिलाएं, ये सब लोग जो है एक बड़ी उम्मीद और खासकर मध्यम वर्ग ने लगाया था, लेकिन इनके सबके लिए एक तरीके से ये बजट जो है खाली डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं निकला। आपने कहा कि जो सेक्टर्स छूट गए हैं, मैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश से रिलेटेड बात करूंगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बैठा हूं बात करने। मध्य प्रदेश जो है ने मोदी सरकार को 25 की 25 सीटें दी और उस हिसाब से मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा थी। मध्य प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश को विशेष पैकेज मिलेगा और मध्य प्रदेश जो कर्ज से डूबा हुआ है, जो 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्ज हो गया है और हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए पर महीने कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश सरकार, शायद उससे मुक्ति मिले। आज अनजाने में ही, और अनजाने में क्या कहे, जानबूझ करके मध्य प्रदेश के किसान जो पहले से कर्जे से डूबा हुआ है उस पर 60 से 70,000 रुपए का कर्ज डाल दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। एक युवा जो पहले से बेरोजगारी से परेशान है उस पर 60-70 हजार रुपए का कर्ज डाल दिया गया है। महिलाओं को 1,250 रुपए दे करके, महंगाई और तमाम चीजों को छोड़ के और उनके पति को बेरोजगार बैठा करके 15,000 रुपए वसूल ले रही पर महीने, उसके लिए भी और उस पर भी 60 से 70,000 रुपए का कर्ज डाल दिया। नहीं पर भास्कर जी देखिए, कर्ज तो हर सरकार लेती है, इसको इतनी मोटे तरीके से देखना ठीक नहीं। कर्ज लेके अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंड हो रहा है, कॉरिडोर्स बनाने की बात हो रही है, एक्सप्रेसवेज बनाने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के लिए अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो फिर इसमें क्या बुराई है? आगे जाके इंडस्ट्रीज आएंगी, पैसा आएगा, जो कर्जा लिया रिकवर भी होगा। हर कर्ज का एक टाइमलाइन तो होता ही है, सरकार को चुकाना है। निश्चित रूप से अगर कर्ज निश्चित रूप से अगर विकास के लिए लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन विकास के लिए हो तो, लेकिन जो कर्ज अभी लिया जा रहा है क्या वो विकास के लिए आप कह सकते हैं? पूरी तरीके से जो कर्ज ले करके कर्ज चुकाने का काम किया जा रहा है, कर्ज ले करके कर्ज का ब्याज दिया जा रहा है। अब जो कर्ज भी लिया जा रहा है वो भी 70 से 80% केवल कर्ज चुकाने और कर्ज के ब्याज में जो है चला जा रहा है पैसा। तो कैसे विकास की बात आप कर रहे हैं? आप पूरी तरीके से ये एक बड़ा सवाल है और लगातार ये मुद्दा हर बजट से पहले नहीं है। विकास का दावा केवल कर रही है सरकार, ये बोझ है, बोझ। ये लोन जो है वो जनता के ऊपर बोझ है, इससे लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और एक तरीके से कह लिया जाए कि मध्य प्रदेश को इस बजट से कुछ भी नहीं मिला है। आप बात कर लीजिए, नहीं मोहन इस बार स्टेट वाइज बात नहीं। अच्छा देखिए, आप लोगों की शिकायत रहती है, अच्छा बिहार का चुनाव है तो बिहार के हिसाब से बजट बना दिया, अभी फिर आप बोलने लगे तमिलनाडु का चुनाव है तो तमिलनाडु के हिसाब से बजट हो गया। यहाँ इस बार सेक्टर्स की बात हुई है। मैं जयंत गुप्ता जी से इस पर आंसर जरूर चाहूंगा, लेकिन मनोज वर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लंबे भाषण ना हमें पसंद है ना आपको पसंद है, इस बार सेक्टर वाइज बात हुई है, स्टेट वाइज कोई बात नहीं हो रही कि हम ये बनाएंगे, इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी, हम इसे इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा आप साउंड करता है कि हाँ ठीक है, आप इस तरह से आप प्लान ऑफ एक्शन को आगे ले आने आता है, इस तरह से हमारा बजट प्रस्तावित है, हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आज साउंड करा बजट कि हाँ ठीक है, अब थोड़े ठीक ठाक रास्ते पर है, लोक लुभावनी बातें नहीं हो रही। अब देखिए, ऐसा भी नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन जो कुल मिलाकर हम देखें कि ट्रम्प टैरिफ के बाद जो ग्लोबल हालात हैं और भारत एक मजबूत सप्लाई चेन अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए हमको चाहिए फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, अच्छे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें हमने देखा कि जो 7
बात हो रही कॉरिडोर बनाने की रेलवे के, वो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पहल है। दूसरा, कई सारे हम देख रहे हैं कपड़े और चमड़े की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में यूरोपियन कंट्रियों के साथ हमने FTA किया है, यूरोपीय संघ के साथ। तो ऐसे में ये जब सेक्टर में हम कमी करते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा प्रतिद्वंदी कपड़े और दूसरे मामलों में वो हमारे सामने एक तो वियतनाम है और दूसरा हमारा बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अमेरिका के ऊपर से हमारे पर 50% टैरिफ है, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट था उसके अंदर हमको जो दिक्कत आ रही थी। तो मुझे लगता है इसमें उस पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही साथ जो एक चीज़ हो रही है कि जो सरकार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी की बात की कि 5 लाख से ऊपर के शहरों में 12 लाख करोड़ खर्चा होंगे, तो उसके पहले इस बात का जवाब राज्य सरकारों से मांगा जाना चाहिए कि जब स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े शहरों को करोड़ों अरबों रुपये दिया गया, उसका क्या खर्च है और वो क्या हालात है। आज भोपाल की हम हालत देखें तो मेट्रो सिटी के नाम पर आपने एक सड़क बना दी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक चौड़ी सी सड़क बना दी आपने, एक चौड़े चौड़े बड़े से प्लाट काट दिया सर। उसका पहले तो बुलेवार्ड सिटी नाम रख दिया, बिल्कुल बुलेवार्ड स्ट्रीट नाम रख दिया था आपने। फिर आपने हजारों की संख्या में आम के पेड़ काट के पाम लगा दिए, वो सूख गए हैं। इंदौर में आप स्मार्ट सिटी में देख लिए क्या किया आपने, एक मंदिर का रिनोवेशन कर दिया आपने, एक चौराहे का रिनोवेशन कर दिया। तो जो सपने स्मार्ट सिटी के नाम पर दिखाए गए थे, और उसके बाद हमने देखा था तो मुख्यमंत्री जहाँ जाते थे, शिवराज सिंह चौहान की हम बात करके, मैहर का उपचुनाव है तो उन्होंने कहा मैहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, परासिया का चुनाव है परासिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसी ग्राम पंचायत का चुनाव है मैहर के, उन्होंने कहा इस ग्राम पंचायत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो सवाल ये है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपए फूंक दिए गए, उसका आउटपुट क्या है। इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है। ग्वालियर में हमने देखा है कि एक नेताजी ने अपने पर्सनल काम उससे करा लिए, उन्होंने अपने मकान का रिनोवेशन करा लिया, उन्होंने अपने घर के सामने की सड़कों को रिनोवेट करा लिया। तो इससे पब्लिक को क्या हासिल हुआ है। तो ये जो स्मार्ट सिटी की आपने बात की, और इतने बड़े देश में 12 लाख करोड़ की अगर बात कर रहे हैं आप 2 टियर शहरों के लिए, तो मुझे लगता है जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे देश में अरबों खरबों रुपए दिए गए हैं, और वो स्मार्ट सिटी कहाँ खड़ी, पहले तो उसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे मेट्रो की हम बात करें कि स्मार्ट सिटी के साथ आज भोपाल मेट्रो की हम बात करें कि पर डे आप उसको 500 अगर पैसेंजर नहीं मिल रहे, 8 लाख का उसका पर डे का खर्चा है। तो सोचना होगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लगाना है तो उस मेट्रो में 20,000 करोड़ लगाने की जगह आप उस 20,000 करोड़ से बहुत सारे फ्लाईओवर बना सकते थे, बहुत सारी अच्छी सड़कें बना सकते थे, बहुत सारे अच्छे स्कूल सुधार सकते थे, बहुत सारे आंगनबाड़ी भवन सुधार सकते थे, बहुत सारे पुलिस थाने और स्कूल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि स्कूल कॉलेजों में बच्चियों के लिए हमको सैनिटरी पैड मुफ्त दिलाना चाहिए। तो अगर हम 8 लाख रुपये रोज़ मेट्रो पर खर्चा कर रहे हैं और आपकी अर्निंग उसकी 8,000 रुपये रोज़ नहीं है, तो फिर हमको सोचना चाहिए कि केवल की मेट्रो सिटी बनाने के लिए अगर हम खर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे एम्स की बात हुई कि नए मेडिकल एम्स, तो जो एम्स की बात है, भोपाल एम्स की आप बात कर लीजिए कि हम देखते हैं कि उसमें कई बार अच्छे डॉक्टरों की कमी है। तो मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ढांचा सुधारने की, जो मौजूदा ढांचा पहले उसको ठीक किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी कि सड़कें अच्छी ज़रूरी है, बंदरगाह चाहिए, पुल चाहिए, सड़क चाहिए, पुलिया चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी की हेल्थ के लिए आपको चिंता करना पड़ेगी कि उसको अच्छे अस्पताल मिल जाए, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसको मिल जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर अमेरिका में हम देखते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पर रोक लगा देते हैं, और अगर हम देखते हैं साल में कितने वीज़ा के स्टूडेंट को मिलते हैं वहाँ से 80,000 85,000, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। तो क्या हम 85,000 2 4 5 लाख स्टूडेंट के लिए इस देश में अच्छे हम ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते हैं कि एजुकेशन के। हम AI लर्निंग की बात कर रहे हैं, इस बजट में पूरा प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि इस ओर भी हमको ध्यान देना होगा कि हम भविष्य में कहाँ जा रहे हैं। दुखद है, अभी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, 3 यूनिवर्सिटीज खोलने की घोषणा, भूमि पूजन हुआ, और 2 राजनीतिक दलों में, कांग्रेस और बीजेपी में ये डिस्कशन चल रहा है कि जनजातियों के नहीं मराठाओं के नाम पे उद्घाटन कर दिया। मतलब वो पॉलिटिक्स उस बात पे हो रही है कि नाम किसका रखा गया, इस बात पे नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज क्या होगी। इस तरह की पॉलिटिक्स हम देखते हैं जहां पे यूथ आपकी तरफ टकटकी की बांध के बैठा है कि सब हमारे लिए क्या है। मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे वाणी जी, लेकिन उससे पहले जय सर जी बहुत टाइम से इंतजार है। जैन जी, जो बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, उसे किस तरह से देखते हैं? माफ कीजिएगा, हाँ जयंत गुप्ता जी, किस तरह से देखते हैं आप जैन जी की एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल 11 लाख करोड़ था, अब 12.5 हो गया। मनोज जी भी वही बात कह रहे हैं कि देखिए आपने एलोकेट किया, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक तरह से कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं है कि ये आपका विजन है और उस विजन को लेकर आप ये डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि आपको तात्कालिक रूप से भी राहत मिले और लॉन्ग टर्म में भी आपको इसका फायदा मिले। कहां हम गलत हैं इस मामले में? नमस्कार। बिल्कुल आपका सही कहना है। मैं इंदौर से आता हूं, इसलिए मैं आपको इस बात से, हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं के बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो, मेट्रो का डेवलपमेंट हो, फ्लाईओवर्स का डेवलपमेंट हो, इंदौर हमारे देश की
आर्थिक राजधानी होने के बावजूद सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 20, 25, 50 साल के लिए तैयार हो रहा हो। अभी आपने देखा एक बड़ा खर्चा BRTS का हुआ जो कि हमें निकाल के बाहर करना पड़ा। मेट्रो की जो आप भोपाल की बात कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग वही स्थिति इंदौर मेट्रो की भी होने वाली है, क्योंकि इंदौर 10 स्क्वायर किलोमीटर की पेरिफेरी में होगा मुझे लगता है, तो वहां पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, इसमें मुझे अभी संदेह महसूस होता है। जो स्मार्ट सिटी की आपने बात की, वो स्मार्ट सिटी का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ है, उससे पूरे इंदौर को कोई लाभ हुआ ऐसा प्रतीत कहीं नहीं होता है। तो कुल मिला के मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान किसी भी शहर के लिए या किसी भी प्रदेश के लिए बनाना बहुत जरूरी है। अन्यथा इस तरह का जो पीसफुल डेवलपमेंट हो रहा है, ये कोई बहुत हमारे नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान कर रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि ये कहाँ आगे बढ़ रहा है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानात आपको सुनाते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के स्टेटमेंट सबसे पहले सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए। वर्ष 2026-27 का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आज जो बजट पेश हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, यह बजट निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 का है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोदी जी ने 4 वर्गों के बारे में बात की है, गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 वर्गों के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज जो बजट हमने सुना है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें, जैसे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी उन्होंने करों में छूट दी है। जो सीमा शुल्क लगता था उस पर, जो गंभीर बीमारियां होती है उस पर भी सीमा शुल्क पर काफ़ी छूट है। करों में भी बहुत सारी छूट इस बजट में हुई है और निश्चित रूप से एक बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग भी नए शुरू करने का भी उन्होंने आज इस बजट में प्रावधान किया है और भी अनेक ऐसे प्रावधान किए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों का, सर्वस्पर्शी सभी वर्गों को छूता हुआ यह केंद्र का बजट है। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का ये बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रही हमारी सरकार के उन सपनों को साकार करने का बजट है, जिसमें उन्होंने 2047 में भारत को विकसित और विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर सेक्टर में आज के इस बजट में फोकस किया गया है और कोशिश भी यही की गई है कि देश में रहने वाला हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। अर्बन सेक्टर का फोकस करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया है कि अर्बन सेक्टर में रहने वाले लोगों को एक आइडियल शहर के रूप में वो सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से अब शी मार्ट के माध्यम से सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स के रूप में जाना जाएगा। अब महिलाएं एक उद्यमी बनेगी, स्व सहायता समूह उद्यमी बहनें जो शी मार्ट के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से हमारी सरकार का एक ऐसा कदम होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो चलिए, बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर बात हो रही है। आशीष पांडे से बात करते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। टू व्हीलर एसोसिएशन के
अध्यक्ष हैं आशीष जी। देखिए, हम इससे पहले बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर काफ़ी सारी सब्सिडीज दी जा रही थी, पहले सेंट्रल की तरफ से फेम 1 और फेम 2 स्कीम के जरिए, उसके बाद स्टेट ने भी काफ़ी सारा इस पर कह सकते हैं कि एग्जम्पशंस दिए थे टैक्सेस के। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, ये घटा दिए गए, लेकिन अभी भी उसको प्रमोट करने के लिए जो तरीका है वो नहीं बदल पा रहा है, यानी कि अभी भी छूट देने की बात हो रही है। जबकि कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप प्लीज छूट देना बंद कीजिए गाड़ियों में, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, कि आप चार्जिंग स्टेशन बनाइए, चीजों को और बेहतर कीजिए ताकि ये चीजें और बेहतर तरीके से काम कर सके। किस तरह से देखते हैं आप इसे आशीष जी? जी देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं ये बता दूं कि बजट जो है ये बहुत ही ऑल राउंड बजट है, और एज अ न्यूट्रल प्लेयर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हर मुद्दे को अनाउंस करने के बाद हर चीज पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि उसको अचीव कैसे करा जाएगा। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 2014-15 में ये 2 लाख करोड़ था, अब 10 इयर्स डाउन द लाइन ये 12.5 लाख करोड़ है। तो इसमें इंक्लूडिंग डेवलपमेंट होगा, कंजम्पशन होगा और एम्प्लॉयमेंट भी लेकिन इसमें बहुत जनरेट होगी। अब टूरिज्म पे आ जाए अपन, तो ये मतलब पिछले साल इसकी इसमें जो आय हुई थी हिंदुस्तान की, वो हुई थी करीब $25 बिलियन, और हम लोग का एस्टिमेट ये है कि 5 साल में इसको $35 बिलियन तक लेके जाना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो खोला जा रहा है, और उससे क्या क्या फायदे होंगे, उनको भी ये चीज बताई गई है कि उसमें हम लोग गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच में एक तालमेल रखेंगे, और वर्ल्ड क्लास हाइकिंग एंड ट्रैकिंग हम ट्रैक्स बनाएंगे, बर्ड वॉचिंग ट्रेल बनाएंगे, और आर्कियोलॉजिकल साइट, और एक नहीं 2 नहीं 15 आर्कियोलॉजिकल साइट में हम काम करेंगे जहां पे लोग जा सकते हैं। अब स्पोर्ट्स के बारे में आ जाए तो खेलो इंडिया मिशन जो चालू हुआ है, ये स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, और इसका रीजन ये भी है कि हिंदुस्तान का एक मिशन है कि 2036 में हम यहाँ पे ओलंपिक गेम का आयोजन करें। तो इसके लिए भी काम करा जा रहा है, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि स्पोर्ट्समैन के लिए स्पोर्ट्स साइंस का इस्तेमाल करा जा रहा है। हमारे यहाँ पे स्किल है, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बाहर के जो एथलीट्स होते हैं, आप स्क्वॉश ले लें, बैडमिंटन ले लें, आप टेनिस ले लें, जो बहुत एक्शन स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे स्टेमिना की आवश्यकता होती है, वहां पे हम एक स्टेज पे जाके पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए स्पोर्ट्स साइंस पे काम करना बहुत ही आवश्यक है। आशीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एक्चुअली में इसी पर आज बात भी हो रही थी। पहली बार हमने देखा आज लोकसभा में जब वित्त मंत्री जी भाषण दे रही थी कि पहली बार स्पोर्ट्स रिसर्च, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात हो रही है, इसके रिसर्च हब्स और लैब्स खोलने की बात हो रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे आप कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब खुद जाते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में इक्विपमेंट खरीदने, तो हमको फॉरेन ब्रांड योनिक्स और ये सब मिलते हैं। हमारे लोकल ब्रांड गिनती के अगर हमें मिलते भी है डेवलप, तो वो सिर्फ हमें क्रिकेट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। खैर, लेकिन आशीष जी, मैं 2 व्हीलर्स पे आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और ये जो वैश्विक जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है, अब यूरोपीय संघ के साथ खैर समझौता हुआ तो है, जमीन पर कब उतरता है ये देखना होगा। इसको लेकर आपकी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की चर्चा है, खास तौर से तब जब हमने अभी 2 दिन पहले देखा कि चांदी लगभग मेरे ख्याल से शायद 4 लाख चला गया था, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने बोला कि अगले 2 साल तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और 65% चांदी चाइना एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। और हम जानते हैं 2 व्हीलर इक्विपमेंट्स में चांदी का इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल से रफली अभी शायद 100 ग्राम तक है, और ये आगे और भी बढ़ सकता है। तो कहने का ये आपकी 2 व्हीलर इंडस्ट्री मार्केट को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें जो मैग्नेट्स होते हैं, उसमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं ये 90% मार्केट जो है ये चाइना कंट्रोल करता है जी। और इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स हैं, और इसका बजट में भी अनाउंस करा गया है कि 4 स्टेट्स को चिन्हित करा गया है जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग, एक्सकवेशन और प्रोसेसिंग होगी। सबसे टफ काम होता है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रोसेसिंग करना, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का फायदा ये होता है कि इसके जो मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट के होते हैं, और बहुत हाई हीट में भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो 4 स्टेट जो हैं वो केरला है, आंध्रा है, ये तमिलनाडु है और उड़ीसा है। तो यहाँ पे काम करा जाएगा। रही बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की,
तो बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंट्री लेवल जो कार्स हैं और एंट्री लेवल जो मोटरसाइकिल्स हैं जो कि लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लोग यूज करते हैं, उसमें जो हमारा कमर्शियल टैक्स है ये और कम होगा, क्योंकि सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन सेल इंक्रीज ये रेंज में नहीं हुई है। और अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इस साल के एंड तक जो ऑटोमोबाइल की ग्रोथ होगी वो सिर्फ 8 to 9% होगी, बहुत अधिक ग्रोथ नहीं होने वाली। और इसका मेजर रीजन ये है कि अभी भी वाहन बहुत महंगे हैं, और ये महंगे इसलिए हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनने आज से करीब 6 साल पहले जो टू व्हीलर्स के जो रेट्स थे या जो कार के रेट्स थे वो सेम लाइक लेवल की या प्लेटफॉर्म की कार या मोटरसाइकिल का रेट अब 65% इंक्रीज हो गया है। उसका रीजन ये है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो इंक्रीज हुई है, लेकिन सेफ्टी के पैरामीटर्स भी उसमें लाइक ऐड हुए हैं, और कार्बन फुटप्रिंट्स भी लाइक इसके कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है उससे वाहन महंगे हो गए हैं। तो जो एंट्री लेवल इसी पर आशीष जी एक सवाल मनोज जी आपसे करना चाह रहे थे। अभी यू के साथ जो समझौता है उस पर मनोज जी आप पूछ रहे थे कुछ। जो यू के साथ समझौता हुआ है तो ये बात तो जैसे एंट्री लेवल गाड़ियों की बात की, हमने अमेरिका के लिए टैक्स कम कर दिया है जो उनके टू व्हीलर्स हैं। हमारी टू व्हीलर्स इंडस्ट्री को कुछ फायदा होगा इस समझौते से? नहीं, जो ये एफटीए के ये जो एफटीए हुआ है ये इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। ये जो हुआ है ये महंगी कारों के लिए हुआ है, और ये 25 लाख से ऊपर की जो कारें हैं जो कि नहीं, ये तो हम जो आयात कर रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट करने के, अगर हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई आज की तारीख में, तो हमको कुछ फायदा होगा हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री को? नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम इंपोर्ट करेंगे उसका 2.5 टाइम्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका फायदा होगा टैक्सेस में हमें। और लेकिन इनफैक्ट जो इंडिया की वाहन है, जो इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे लेबर क्योंकि चीप है और इस पे एक्सपोर्ट बेनिफिट है टैक्सेस पे, तो बाहर जो एक्सपोर्ट होती हैं उसकी कॉस्ट कम होती है। अब मैं बताता हूँ आपको, अफ्रीका में कीनिया में गया तो यहाँ पे बजाज की जो बॉक्सर गाड़ी है वो जो यहाँ पे 80,000 की बिकती है, वो ही अफ्रीका में कीनिया में 50,000 की बिकती बॉक्सर बिक रही है अभी भी? बिल्कुल। हाँ, वो ये जो अफ्रीका में बॉक्सर के नाम से बिक रही है जी, जो यहाँ पे पहले आती थी, और उसको हम यहाँ पे प्लेटिना बोलते हैं जी। चलिए हमारे साथ और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करी थी आपने, जो पहले मेरे से पूछा था, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। इट विल टेक सम टाइम। अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस पे कुछ रियायतें होने के बावजूद भी लिथियम आयन बैटरी की जो कॉस्ट है वो व्हीकल की 40% कॉस्ट होती है, और वो अभी भी महंगी है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण उसकी कॉस्ट में ड्रॉप आ रहा है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इसकी मात्रा इंक्रीज होती जाएगी। पर इसमें एक और हो ये रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं वो बहुत इंपोर्ट होती है बाहर से, चाहे मिनरल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं उसके कारण डेफिसिट भी बढ़ता है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री डीसी शुक्ला जी। शुक्ला जी, मैं सीधे इस सवाल पे आना चाहूंगा कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो हमारे जीडीपी में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अबव 50% सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लगातार ये बात हम बीते 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, और इससे पहले भी पूर्व की सरकार भी कहती है कि हम सर्विस सेक्टर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्थिति है कि 12.5 पे पहुंच गए हम 17 से। इसे किस तरह से देखें, क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। कहां ये ऐसा लगता है कि चोक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को शायद और खराबी कर दिया है, बेहतर तो होता दिख नहीं रहा। खैर अभी देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक दूसरे लेवल पर पहुंच चुकी है, और इस बहुत आवश्यक है, हमें रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। और इस बजट में एक बात बार बार दृष्टिगोचर हो रही है, सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है। देखिए, पहली चीज तो बहुत, कोई भी अच्छी इकोनॉमी में सरकार का रोल सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, और ये इंश्योर करना है कि जो लोग निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सहूलियत मिली हुई है जिससे वो प्रगति कर सके। अभी तक हम लोग उस स्थिति में थे कि सरकार को मैक्सिमम टैक्सेस चाहिए थे, और जहां तक इतनी भी था, बहुत इतनी पेनल्टीज, और एक एक जो व्यापारी था वो बहुत डिपार्टमेंट के साथ जूझ रहा था। तो इस उद्यमता है इस देश में, बहुत से लोग हमारे साथी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन समस्या ये क्या आ रही थी, रेड टेपिज्म की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से और अन्य कारणों से
पूंजी ना होना। और एक बहुत बड़ी चीज और इस बजट में आपको देखने को मिली कि हमारे पास एक बहुत बड़ा संसाधन है, जल संसाधन। वो हमारा भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो अभी तक हम इसका कोई लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो जितना हमारा यहाँ माल बन रहा था वो बहुत महंगा बन रहा था। क्यों? आप देखिए, जितना माल आता है एयर से बहुत कम आता है, मैक्सिमम माल सी से आता है, और सी से आता है जब मेन लैंड में आता है तो बहुत महंगा हो जाता है। और अगर हम वापस फिर उसको सी पोर्ट पे ले जाते हैं तो फिर बहुत महंगा हो जाता है। इसके अलावा हमारा लेबर तो सस्ता है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अन्य देशों में है। तो हमें, और एक बहुत बड़ी चीज है कि अभी तक हमारे पास जो है फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी है। तो ये गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है। आधारभूत जब तक हमें पूरी सुविधा, पर गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि साहब, इकोनॉमिक सर्वे वही कह रही है कि ठीक है हमारा बैड लोन बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल हमारे पास पूंजी भंडार है। हालांकि उसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि कोई लोन लेना नहीं चाह रहा क्योंकि उन्हें रिस्क लग रहा है। लेकिन डीसी शुक्ला जी, इस पे आना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी की कमी है, इसका क्या कारण है? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार ठहराए इन इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स की जो ढंग से पढ़ाते नहीं है, या हमारे पास ढंग के टीचर नहीं है, या इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हमारे पास नहीं है कि कंपनीज बोलती कि भाई इनको क्या काम पे रखे, इन्हें कुछ आता ही नहीं है? देखिए, जो आपने कहा बहुत एक ज्वलंत समस्या है। एक तरफ तो व्यक्ति आता है, मैं नहीं कहता हाँ कि, लेकिन पहली चीज तो हमारे पास लेटेस्ट मशीनों जो है वो नहीं है हमारे पास। एक मैं आपको बहुत मूलभूत प्रश्न करता हूँ, अगर मैं आयकर नियम कहूँ तो हमें सिर्फ 15% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। 15% डेप्रिसिएशन में कैसे आप सोच सकते हैं कि मशीनें अपना नवीनीकरण कर लेंगी? आज की समस्या क्या है? आज कोई मशीन आप लीजिए, कोई मशीन 2 साल से 3 साल ज्यादा नहीं चलती है। तो आप समझिए डिप्रिसिएशन रेट कम से कम 50 से 60% कम से कम मशीन में है, जबकि आयकर में या अलग अधिनियमों में सिर्फ हमें 15% या 20% ही ह्रास की छूट डिप्रिसिएशन दिया जाता है। तो एक साधारण व्यापारी अपना नवीनीकरण नहीं कर पा रहा है, अपना मशीन है उसका आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहा है। तो जो वर्ल्ड में जो मशीनें चल रही हैं वो लेटेस्ट है, उनकी प्रोडक्टिविटी इस कारण से बहुत ज्यादा है। और हमारे पास मशीन का हम जो है मशीनिक वो नहीं कर पा रहे हैं, उनका आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखिए जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं मैक्सिमम इस समस्या से जूझ रही हैं, और प्राइवेट में तो गवर्नमेंट को डेप्रिसिएशन रेट्स बहुत बढ़ाने चाहिए जिससे लोग जल्दी से जल्दी वो कर सकें, अपना मशीन का आधुनिकीकरण कर सकें। और जो आपने बात बताई, जो हमारा लेबर बहुत इफेक्टिव इसलिए नहीं, थोड़ा सा देखिए अनुशासन का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। अगर आप चीन से करें, चीन में वेजेस भी इंडिया से ज्यादा हैं, और लेकिन वहां एक बात बहुत पक्की है कि अगर जितने घंटे व्यक्ति काम करता है पूरी तल्लीनता के साथ काम करता है, जबकि यहाँ पर हमने जो हमारी लिबर्टी है उसको लिबर्टी को हमने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं निकल पा रही है। तो इस दिशा में हमें काफी काम करना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेशन की भी जरूरत है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल, अब देखिए एक चीज और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के आने के बाद से बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है पूरे विश्व में। अगर इसको हम समय से अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। सरकार ने वैसे इस दिशा में काम करके इस बजट में भी इस दिशा में काफी काम किया है, और बहुत बड़ी चीज है कैपेसिटी बिल्ड करने की। हमारे लोगों को कैपेसिटी बिल्ड करें। जब तक हम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तब तक हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर हम कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिससे हम आगे बढ़ सकें। और तभी देखिए, आज सारी लड़ाइयां ये नहीं है कि यूपी को क्या मिलता है, एमपी को क्या मिलता है, किस वर्ग को क्या मिलता है। आज महत्वपूर्ण है कि भारत की स्थिति क्या है। आज चौथे नंबर पर आ गए हैं, तो अब हमारा कंपटीशन कोई आपस में नहीं है, ना हमारा प्रदेशों से है, हमारा कंपटीशन अंतरराष्ट्रीय है। कि आज हम क्यों, आज देखिए टैरिफ यूएस ने लगाया, पूरा भारत जो है उसमें परेशान हुआ। तो आप समझिए हमें ऐसी पर उसकी वजह वही है कि सर्विस सेक्टर पर हमारी एक्सेसिव डिपेंडेंसी के कारण अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर खैर मनोज जी एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहे, सर आप उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये था कि जैसा हम देख रहे हैं कि पिछली जो अभी मध्य प्रदेश की बात करें कि मोहन सरकार, पिछली बार हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ईयर घोषित किया था पिछला साल, ये एग्रीकल्चर के लिए घोषित किया है, लेकिन हमारी तमाम सारी सरकारें आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि मध्य प्रदेश को हमको कहाँ ले जाना है, कि हमको एग्रीकल्चर के स्टेट के रूप में आगे ले जाना है या इंडस्ट्री के रूप में, क्योंकि हमारे पास ना तो पोर्ट है ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बेहतर हो कि सरकार इस दिशा में प्रयास करने की जगह ये करे कि ड्राई पोर्ट हमारे यहाँ बनाए जाएँ, क्योंकि 20 सेंटर में हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आजकल जो कंपनियाँ जिस प्रकार शुरू हो गई हैं कि आपको दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण तक सामान की सप्लाई हो रही है। कोई कंपनी कह रही 2 दिन में, हम जो ई कॉमर्स कंपनियां जो कह रही 2 दिन में सप्लाई कर रहे हैं, कोई 2 घंटे का दावा कर रही है, कोई 10 मिनट का।
तो इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश उठा सकता है कि आसपास कई सारे हम जो है लॉजिस्टिक वैसे ड्राई पोर्ट बना सकते हैं या दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि हम अभी तक ये होता है कि हमारे यहाँ टमाटर कभी हम 200 रुपये किलो हो जाता है, कभी हम देखते हैं 2 रुपये किलो हो जाता है। लहसुन हमारे यहाँ सबसे अच्छा होता है, कभी 400 रुपये किलो हो जाता है, कभी 40 रुपये में भी उसके ग्राहक नहीं मिलते हैं। तो ये सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए ना कि कोई किसी एक दिशा में आगे बढ़ जाए। शुक्ला जी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज तो हमारे पास अभी भंडारण की सुविधा नहीं है। हमारे पास स्टोर, गवर्नमेंट काफी काम कर रही है इस दिशा में। अभी आप देखिए पूरे एक साल में मैक्सिमम हमारे जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उसमें देखिए, जो आपने कहा ना, कभी 400 रुपए दाम हो जाते हैं, कभी बेचारा किसान जो है फेंकने के लिए बाध्य हो जाता है। तो हमारे पास पहली चीज इफेक्टिव और अच्छे वेयर हाउसेस नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं ना कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हम जो ODOP की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करती है सरकार, तो वो चिन्हित कर ले कि भाई मंदसौर है, उज्जैन है, रतलाम है, शिवपुरी है, जबलपुर है, और वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दे। MSME के माध्यम से काम आराम से हो सकता है। और जो हम ड्रोन दीदी, लखपति दीदियों की बात कर रहे हैं उसको उसमें जोड़ दें, उनको हम फैसिलिटी उपलब्ध कराएं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं, तो सरकार के दोनों काम हो जाएंगे। देखिए, इसमें एक समस्या बहुत बड़ी आती है। सरकार हर बार हर बजट में कहती है हम खूब लोन दे रहे हैं, लेकिन जितने भी किसी व्यापारी से आप पूछिए, लोन लेना बहुत मुश्किल काम है। और लोन के लिए अभी जो कुछ सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्ट लाए, इतने सख्त कानून है कि कोई भी आज व्यक्ति है लोन लेने से, बड़ा लोन लेने से बहुत डर रहा है। तो भी एक ऐसी हैं कि बड़ा वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो होता है तो मुझे कुछ नहीं मिलना, अगर किसी बैंक का कुछ पैसा लगा तो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो ये चीजें भी बाधक बन रही हैं। तो सरकार वैसे इस दिशा में काफी NCLT भी लाया, लेकिन इस दिशा में गवर्नमेंट को बहुत सुलभ लोन देने चाहिए जिससे हमारी भंडारण की सुविधा दूर हो। इसके अलावा हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉजिस्टिक की है। काफी गवर्नमेंट दिशा में काम किया है, काफी हमारे हाईवेज बने हैं और काफी मेरे ख्याल से अब एक चीज और आपने महसूस किया होगा, अब हाईवेज पे छोटे ट्रक्स नहीं चल रहे हैं। छोटे ट्रक चलने से कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। अब बड़े बड़े ट्रैकर्स चलने लगे हैं और इस बजट में भी कॉरिडोर, एक्सक्लूसिव जो है फ्रेट कॉरिडोर बनाने की भी व्यवस्था की गई है। और जब ये व्यवस्थाएं होंगी तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जो माइंड सेट है ब्यूरोक्रेसी का और जो नीचे लेवल पर खास तौर से हम कि लेबर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है, वो हमारे देश में हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को वो चोर समझती है। एक ऐसी नज़र से देखते हैं ये तो टैक्स चोरी कर रहा होगा, ये तो गड़बड़ी कर रहा होगा, तो उसको उस नज़रिए से हमको थोड़ा सा नहीं लगता कि एक तो हमको ED और इन सारी एजेंसियों को थोड़ा सा दिशा निर्देश होना चाहिए और नीचे लेवल पर भी कि थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि आप लोग लाखों करोड़ों की पूंजी लगाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे देश के नेता या तो उनको विपक्ष में होते तो उनको गाली देते हैं और जो नीचे हमारा जो अमला है वो उनको हर कभी गरियाने लग जाता है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। उस बारे में भी अभी आया है कि अगर आपके पास एसेट है 1 करोड़ का तो उसमें आप 30% या तो आपको भरना पड़ेगा सजा के रूप में, टैक्स के रूप में अगर आपने नहीं भरा है तो भरना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल वाजिब है, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री फॉरेन में जा रहे इन्वेस्टर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया, लाल फीताशाही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सिंगल विंडो कॉरिडोर तो बना दिया गया है, लेकिन रिश्वत खाने के और भी कॉरिडोर खुले हुए हैं। देखिए, एक बहुत विडंबना है इस देश में। एक विडंबना क्या है, एक तरफ तो हम व्यापारी से कहते हैं अगर आप कभी देश की प्रगति की बात करें तो सबसे पहली आपकी निगाहें व्यापारी की तरफ जाएंगी कि सारी की सारी प्रगति व्यापार के ऊपर निर्भर है। और रियल लाइफ में आप कहते हैं अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसको मुनाफाखोरी कहते हैं और उसको जैसे कहा बड़ी डिफरेंट निगाहें से देखते हैं। तो हम सबको, जनता को भी और सरकार को भी उसकी दिशा में एक थोड़ा बहुत अपनी निगाह में परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है कि वो व्यक्ति अच्छी चीजें ला रहा है और वही प्रगति के लिए आगे दो तक बन रहा है। उसके लिए लाल फीताशाही, और देखिए कुछ चीजों का तो इस बजट में भी है, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, ये कर देना चाहिए। एक व्यापारी को अधिकारी अपराधी समझकर छोटी छोटी TDS मान लीजिए, अब इस बार दूर किया गया है। अगर TDS नहीं करता है काम वो सरकार का कर रहा है, अगर नहीं करता तो पेनल्टीज लगाते हैं, उसको प्रोसिक्यूशन भी कर देते हैं। इस तरह की चीजें दूर करके कम से कम लेबर लॉ और चीजें जब तक सरलीकरण नहीं करेंगे तब तक हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अच्छा व्यापार कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर जरन जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हम देखते हैं कि टैक्स भरना
एक जी का जंजाल है, बुरा मत मानेगा, ये आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, लेकिन हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता जैन जी। तो मैं इसमें जरूर जानना चाहूंगा, ये लाल फीताशाही की बात हो जरूरी है। हम जब बात करते हैं लोकतंत्र को लेकर बड़ी पैशनेटली, तो हम कहते हैं कि अगर इस देश से और ये जो ब्यूरोक्रेट इनमें से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, हमारे देश का लोकतंत्र सबसे अच्छा हो जाएगा। बट आई इनिशियली फील इस कि नगर निगम से लेकर वार्ड पार्षद, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव ले लो, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो साहब हमें कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे दोनों पार्टियों में चुनाव लड़ने के लिए। जी जी देखिए, आपने जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात कही, तो मैं आपको बताऊं कि जब से इनकम टैक्स को ऑनलाइन किया गया है, आप सब लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि वहां भ्रष्टाचार का प्रतिशत लगभग 0 के आसपास पहुंच गया है। तो हमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो हमारे स्ट्रक्चर को इस तरीके से ऑटोमेट करने की है जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम हो जाए। एक बात, अगर मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम होगा तो डेफिनेटली जो करप्शन की बात है उसके ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगेगी। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर से या इनकम टैक्स ऑफिस में केवल सर्च और सीजर के मामले में हमें जाने की आवश्यकता है, उसके अलावा पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन हो चुका है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो है कि अगर चुनावों को अगर हमें करना है तो डेफिनेटली हमको भ्रष्टाचार को परमिशन देनी होगी। तो इसी बात के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई हुई है। मुझे लगता है कि अगर स्टेट फंडिंग अगर इलेक्शन के लिए हो जाए तो फिर ये भ्रष्टाचार की जो या अनियमितता की जो बात है इसके ऊपर काफी लगाम लगाई जा सकती है। जी हमारे साथ है काफी देर से कांग्रेस और बीजेपी। मनोज जी को सवाल करना चाह रहे हैं इस पे। मनोज जी, वाणी जी, जो आपने सबकी समस्या सुनी होगी, तो आपको नहीं लगता है कि जो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह की, स्टेट का भी बजट आना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास बची नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जो सुधार हो सकता है, लेबर इंस्पेक्टरों की बात करें हम या लेबर कानूनों में, क्योंकि सेंट्रल का तो मामला अटक गया, अभी स्टेट के लेवल पे ये हो जाए। और दूसरी जो चीज़ें आ रही हैं, परेशानियाँ देख रहे हैं कि वेयर हाउस की बात करें हम, तो हम देख रहे हैं एक तरफ वेयर हाउस की कमी, और जो वेयर हाउस संचालकों ने नान को दिए थे किराए पर, उनका सालों से किराया नहीं मिला है। तो नतीजा ये होता है कि वो जो खरीदारी बंद हो गई है, तो गेहूँ अनाज हमारा बाहर सड़कों में चल रहा है। तो कोई एक पॉलिसी सरकार कर ले कि एग्रीकल्चर ईयर बना रही है सरकार, तो इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा लिए जाए। देखिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स एक प्राथमिकता है और उस पर सरकार की नजर भी है और सरकार उसके उपाय भी देती जा रही है। जो आपने अभी एक और जिक्र किया कि प्राथमिकता सरकार की रिफॉर्म्स के साथ मुझे लगता है पारदर्शिता, ताकि जो हम ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कर सकते हैं हमारे कार्यों में, जैसे अभी भाई साहब ने सीए जो है उन्होंने जिक्र किया था कि डिजिटल प्रोसेसेस, तो जितना डिजिटलाइजेशन होगा, जितना आधार लिंक उपयोग होगा हमारे जो क्रियान्वयन होता है इन प्रोजेक्ट्स का, उससे मुझे लगता है और पारदर्शिता आएगी। हम जितने कम चक्कर अगर टैक्स के लिए लगाते हैं, जो आईटी रिटर्न्स के लिए हम ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये स्पष्ट करता है। वाणी जी, आप कह सही नहीं, लेकिन आप देखिए खसरा खतौनी से लेकर तमाम सारी चीज़ें सरकार ने ऑनलाइन कर दी है कि आप नॉमिनल चार्ज दीजिए और वो ले लीजिए, लेकिन हर तीसरे दिन मध्य प्रदेश में पटवारी तहसीलदार रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये ना कि सिस्टम में उन्होंने लूपहोल ढूंढ लिया है कि सरकार ने जरूर ऑनलाइन कर दिया है। सर, जन सुनवाई में हर मंगलवार 90% मामले इसी के आ रहे हैं। जन सुनवाई में आप चाह के देखिए, तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ऐसे लूप होल्स खोज लिए हैं उस अमले ने कि क्योंकि 100 से ज्यादा सेवा हमने ऑनलाइन कर दी है, छोटी छोटी, लेकिन उस छोटी छोटी सेवाओं के लिए आदमी परेशान है। बट इसका मतलब ये भी है कि जीरो टॉलरेंस है। आप अगर अनियमितताएं करेंगे, पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, 300 में से 3 पकड़ के क्या होगा? या तो 300 के 300 पकड़ लिए जाएं। देखिए, जब तक पकड़ के इन्हें उचित कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती, इनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता, तब तक के दूसरों के लिए भी उदाहरण नहीं पेश होगा। रिफॉर्म्स का मतलब ये भी होता है कि हम उदाहरण पेश करें और हम स्पष्ट करें कि हमने ये टॉलरेट नहीं करना है। इसलिए आप बहुत सही बात कह रही हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी हैं, क्या छापा पड़ा, करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी उनकी जब्त हुई।
ये पता लगा कि सरकारी खर्चे से उनके निजी फार्म हाउस तक सड़क बना दी गई। उस सड़क की जांच के लिए 4 लोगों की कमेटी बनी और 4 लोग सस्पेंड हो गए। और उसके बाद फिर खबर आई कि जो बचा हुआ हिस्सा था उस सड़क का, उस फार्म हाउस के अंदर तक का, वो भी बन गया है अब। तो ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? आपने उदाहरण बताया, आपने बताया कि वो पकड़ में आया है, उसके ऊपर जांच कार्रवाई का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो निश्चित रूप से आप ये भी समझ लीजिए, मैंने फिर आपके पास दोहरा रही हूं, अनियमितताओं को उजागर करते हुए उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक जरूर वाणी जी इस पर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये है खेलो इंडिया मिशन को लेकर एक इनिशिएटिव जो अब सरकार शुरू करने जा रही है। और उन्होंने कहा कि देश भर में ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स की जाएंगे, लीग्स आयोजित किए जाएंगे, और ये राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल होगा ही, साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा दिखाई देता है इसमें? क्योंकि एक समय में हॉकी का नाम रहा है मध्य प्रदेश का। अब हम बाबे अली स्टेडियम का हाल जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह के लोग बैठे होते हैं, वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक अपॉर्चुनिटी भी शायद मध्य प्रदेश के लिए, अगर खेलों में हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जाके केरला कर्नाटक से खेल रहे हैं या दिल्ली हरियाणा से खेल रहे हैं, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं खेल रहे? बैडमिंटन को लेकर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्टेडियम बनाने से थोड़ी ना होगा, हॉकी भी है, बैडमिंटन भी है, तमाम तरीके से खेल है, इस पर काम करने की जरूरत है। वो ओरिएंटेशन दिखता नहीं है। आज अगर इस भाषण में इसका जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं राज्यों को अपने स्तर पर इस पर काम करना होगा। अनुदान तो केंद्र ही दे रहा है। देखिए, हर चैलेंज में यदि हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हमने अभी देखा है कि सांसद खेल महोत्सव हुआ है। हम नए ऐसे प्रभावी और प्रतिस्पर्धा के योग्य बच्चों को चयनित कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और यही हमारे भविष्य के लिए वो खिलाड़ियों की टीम होगी जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जिन्हें हम मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, जिनके लिए हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ये बातें होती है वाणी जी, जीतने के बाद 1 करोड़ का इनाम दिया जा रहा है, पहले उनके लिए क्यों बचपन से काम नहीं हो रहा? खैर समय सीमित है, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा। भास्कर जी, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, इस बजट के बारे में एक छोटी सी अच्छी बात बोल दो साहब, जो आपको जनरली लगा कि अच्छा काम किया है यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि ये बजट फाइलों के आंकड़ों के फाइल के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो आप लोगों के सामने है। इसके लिए मेट्रो, ये जो स्मार्ट सिटी की बात अभी मनोज जी ने कहा, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। इससे पहले यह भी याद रखना होगा कि 15 लाख रुपए मोदी जी ने ही देने के लिए बोला था, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ही देने के लिए बोले थे, और इस कोई और नहीं बोले थे। और इसके साथ ही जो है एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपने तो सर, आज मछली उत्पादन के लिए 500 अमृत सरोवर खोलने की भी घोषणा की है, और मछली उत्पादन में तो अच्छा है इस वक्त मध्य प्रदेश। मछली उत्पादन के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है, और एमपी इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये भी घोषणा हुई है। मैंने कह तो रहा हूं, मैंने कहा तो घोषणाएं तो करने में बहुत माहिर है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अपने डॉक्टर मोहन यादव जी हो, इससे पहले शिवराज सिंह जी थे। सवाल तो इम्प्लीमेंटेशन का है ना, लोगों को लाभ क्या मिल रहा है उसका सवाल यहाँ पे उठता है ना। वैसे तो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, विदेश में जाके इन्वेस्टर्स के लिए 19 बार, अभी तक में 15 बार शिवराज सिंह जी, डॉक्टर मोहन यादव 4 बार 5 बार हुआ है, मतलब 19-20 बार गरीब के टैक्स के पैसे से विदेश घुमाए। लेकिन जमीन पर क्या है? हम जमीन की बात कर रहे हैं ना, जमीन में क्या है? इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो मिलता है, आउटपुट जीरो है। युवा इसीलिए बेरोजगारी से परेशान है, किसान जो है आज कर्ज से परेशान है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप अभी बात कर रहे थे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो पिछली बार 11.5 हजार करोड़ रुपए था, इस बार भी क्या हुआ? लाख करोड़। इस बार 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया, लेकिन पिछले बार का हिसाब क्या है? और हमारे प्रदेश को क्या मिला इससे? हमारे प्रदेश को जो इंदौर और भोपाल, इंदौर ग्वालियर कॉरिडोर है, सिंगरौली जबलपुर कॉरिडोर है, इनमें इनकी चर्चा तक नहीं की गई है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। प्रदेश को हमारे क्या मिल रहा है? अभी शुक्ला जी कह रहे थे, मैं उनके एक बात से असहमत हूं कि उनका कहना था कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कंपटीशन है, हमें वो देखना है, प्रदेश भूल जाना है। लेकिन साहब, जनता तो प्रदेश में ही रहती है ना। हम कितना भी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि चमका लेंगे, मोदी जी जैसे चमका रहे हैं, स्टेफन फाइल्स में नाच क्या है? एक बात जो आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये विजन डॉक्यूमेंट है 26-27 का,
और इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है, आगे जाके ये स्पष्ट हो पाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बजट प्रस्तुत हुआ, अब इसका विश्लेषण होगा, बाल की खाल निकाली जाएगी, देखा जाएगा जो दावे हैं वास्तविक रूप से जमीन पर उतरने के लिए कितने काबिल हैं, और जो विजन प्रस्तुत किया जा रहा है अगर उसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाए तो देखना पड़ेगा कि धरातल पर उतरने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना आने वाले समय में करना होगा। लेकिन हम एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस बजट का, ये जो बजट प्रस्तुत हुआ, इसको छोड़ के जाएंगे कि देखिए, एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती आज सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, तमाम देशों के बीच में है, और कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आगे और भी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने इस साल में खड़ी है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।